हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसमें कॉलिजन के बारे में बात होती है। कॉलिजन से पहले हमें पहले डिफाइन करना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। पहले वो डिफाइन करेंगे, तब उसके बाद हम लोग चलेंगे कॉलिजन के सरफेस पर। कॉलिजन में जाने से पहले जो टर्म हमने बताई आपको वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका सिंबल स्मॉल ही होता है। ठीक है, जब इसको डिफाइन करते हैं तो उसको डिफाइन करने से पहले एक केस ले लेते हैं जिससे कि ये चीज आपको क्लियर हो जाए कि ये एक्चुअल में है क्या। सपोज ये कोई लेवल्ड सरफेस है, ये कोई लेवल्ड सरफेस है। ठीक है, इस लेवल सरफेस के ऊपर कोई दो फिजिकल बॉडी ऐसे मूव कर रही हैं जिनके वेलोसिटी को हमने इंडिकेट कर दिया है विथ मासेस, और एक कंडीशन प्रीवेल्ड है U1 और U2 में U1 का वैल्यू बड़ा है। एज रिजल्ट जो कॉलिजन हुआ, कॉलिजन के बाद जो उनकी वेलोसिटी है पहले उसको मार्क कर देते हैं V1 और V2। ठीक है, और मासेस ये मार्क कर दिया हमने। राइट, तो कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, अगर मैं उसको लिखूं तो मैं ऐसा लिख पाऊंगा E इज इक्वल टू, ये रेशियो है, किसका रेशियो है? रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन टू दैट ऑफ relative velocity before collision, before collision। ठीक है, अब इनको सिंबॉलिकली लिख देते हैं। E इज इक्वल टू U1 माइनस U2, यहां है V2 माइनस V1। नीचे लिखा हुआ है U1 माइनस U2, ऊपर लिखा है V2 माइनस V1। इसको हम एक हार्मोनी में लाने के लिए V1 माइनस V2 डिवाइड बाई U1 माइनस U2 लिख देते हैं। ऐसा लिख दिया, यानी E का फॉर्मूला हमारा जनरेट हो गया, नेगेटिव ऑफ V1 माइनस V2 टू दैट ऑफ U1 माइनस U2। राइट, ये हमें डिफाइन हो गया किसके लिए? E के डेफिनेशन के लिए। अब ये जो डेफिनेशन है E का, किसी भी कॉलिजन में जब हम लोग E का वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करते समय हमें जो चीजें इसमें मिलती हैं वो E का वैल्यू के बारे में अभी बात करना चाहता हूं मैं। जो E का वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में स्विच करता रहता है। मतलब कुछ इस तरीके से E, ये जो E का वैल्यू है ना, जो E का वैल्यू है वो हमने लिखा E इज इक्वल टू मैक्सिमम साइड पे 1 और मिनिमम साइड पे 0। ये E का रेंज है। ठीक है, अगर हम लोग E का वैल्यू 0 के बारे में बात करें, यानी जो लिस्ट वैल्यू है, तो जो E का वैल्यू 0 होता है दैट रेफर्स टू a type of collision which is called as perfectly inelastic collision। मतलब अगर E इज इक्वल टू 0 कहीं पे कैलकुलेट होके आ जाए, इसका मतलब टाइप कैसी होगी? परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। अब E का वैल्यू को फॉर्मूले में रख के देखते हैं इसका क्या मतलब निकलता है। 0 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ V1 माइनस V2 डिवाइड बाई U1 माइनस U2। ठीक है बेटे, इसका मतलब ये हो गया कि दिस रेफर्स टू V1 इज इक्वल टू V2। मतलब कि दोनों बॉडी का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, आफ्टर कॉलिजन वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रैगमेंट्स हैं बॉडी, जो पहले अलग अलग थे, अलग अलग जो थे आइडेंटिटी, बॉडी ए और बॉडी बी, वो अब एक हो गए हैं। मतलब द बॉडी विल बी इंटीग्रेटेड। द इसीलिए क्वेश्चन में लिखा रहता है ऐसा। ठीक है, क्या? द बॉडी गॉट स्टिक टुगेदर। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस टाइप इज
परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, राइट। अब बात करते हैं ई का वैल्यू जो 0 और 1 के कहीं बीच में होता है, ठीक। दिस टाइप इज कॉल्ड एज इन इलास्टिक कॉलिजन। क्या बोलते हैं इसको? इन इलास्टिक कॉलिजन। ध्यान देना जरा कि परफेक्टली इन इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों अलग अलग कॉलिजन है, ठीक है। ये आ गया हमारा परफेक्टली, ऊपर है ई इज इक्वल टू 0 किसके लिए? परफेक्टली इलास्टिक के लिए। और ई का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है तो इलास्टिक कॉलिजन आ गया। अब बात करते हैं लीस्ट वैल्यू नहीं हाईएस्ट वैल्यू के लिए, ई इज इक्वल टू 1। इसे कहते हैं बेटा परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, या अगर आपने सिंपली इलास्टिक कॉलिजन भी कह दिया, ठीक है, तब भी ई इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू 1 अज्यूम्ड है। फाइन, ये तो हो गया हमारा ये टर्म जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। इसका वैल्यू कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 तक। फाइन, अब मैं इस ई को, ठीक है, एक किसी एग्जांपल के थ्रू यूज करके आपको दिखाता हूं कि ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल में वो कैसे यूज करेंगे इसको। मान लेते हैं ये कोई टेबल है, ठीक है, ये कोई एक टेबल है। इस टेबल पे एक कोई बॉल, ठीक है, इधर से हिट कर रही है इसको ऐसे टेबल पे ऐसे, ये एम मास का बॉल है, सीधी आई ऐसे और ऐसे रिबाउंड हो गई, ये वेलोसिटी वी है। वर्टिकल से इसका एंगल जो फिनोमिनन में नोटिस हुआ उसको मैं मार्क कर देता हूं। सपोज ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है, ठीक। मास एम और मास एम, राइट। इनका भी कोई नाम देता हूं। ओ पॉइंट पे हिट हुआ और ये बी के अलोंग चला गया, ठीक है बेटे। इसमें अल्फा एंगल कितना होगा और वी कितना होगा? मान लीजिए मेरे को ये फाइंड करना है अल्फा का वैल्यू कितना होगा, ठीक ठीक है, और वी का वैल्यू कितना होगा। ये जो निकालना वैल्यूज ये किस टर्म्स में निकालनी है? अल्फा और वी का वैल्यू हमें निकालना है किस टर्म्स में? यू और थीटा के टर्म्स में। फाइन, चलिए इसको कोशिश करते हैं निकालने की अल्फा और वी को। जब बिफोर कॉलिजन वाला जो जो वेलोसिटी है उसको देखें, अगर हम लोग बिफोर कॉलिजन वाला अगर देखें तो वो ऐसे है, ठीक है, यही वाला यू है बेटा, और ये वर्टिकल एंगल है ना बेटे, और ये एंगल थीटा। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये वाला एंगल जो मैंने अब दिखाई आपको थीटा होगा। तो ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा। और ये वाला कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा बेटे? यू साइन थीटा, ठीक है ना। अब जरा देखो जो आफ्टर वाला है, यानी टकराने के बाद जो वेलोसिटी है वो ऐसे है, वी है। इसका एंगल भी वर्टिकल से नोटिस कर दिखा हुआ है कितना? अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा? वी कॉस अल्फा। और ये कितना हो जाएगा बेटा? वी साइन अल्फा। दोनों के वो वाले कंपोनेंट जो mg के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, यानी कि हॉरिजॉन्टल, वो वाले कंपोनेंट के अलोंग ई डिफाइंड नहीं है। ई डिफाइंड है किसके अलोंग? ई डिफाइंड किसके अलोंग है? मतलब जो एक्स कंपोनेंट है ये वाला देखो, वी साइन अल्फा और यू साइन थीटा, ये तो आपस में इक्वेट होंगे। वी साइन अल्फा इज इक्वल टू यू साइन थीटा, इक्वेशन 1। और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है जो mg के पैरेलल या एंटी पैरेलल है, उसके अलोंग डिफाइंड है ई का वैल्यू। ई कितना हो जाएगा? क्या लेते हैं, बिफोर बाय आफ्टर या आफ्टर बाय बिफोर? दैट इज बिफोर बाय आफ्टर या आफ्टर बाय बिफोर, बताओ। आफ्टर बाय बिफोर। तो ये क्या लिखेंगे? v cos अल्फा, ये है आफ्टर वाला। अब बिफोर वाला क्या था बेटा? u cos थीटा। फाइन, यहां से इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें। v cos अल्फा कितना आ गया? e u cos थीटा, इक्वेशन 2। ऑल राइट, ठीक है।
अब मेरे सामने दो इक्वेशन है 1 और 2, इनको पहले आपस में एक बार डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन, इससे हमें क्या मिल जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, वी तो कैंसिल हो जाएंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा डिवाइड बाई ई, यही मिला। और अगर मैं इस इक्वेशन में जो थर्ड वाला है, क्योंकि थीटा हमें पता है और ई हमें पता है, यहां से अल्फा का वैल्यू हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे कि कौन से एंगल पे वहां से वो रिबाउंड करेगा। ठीक है, अब फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि v का वैल्यू कितना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, यानी कि मैं कहना चाहता हूं स्क्वायरिंग 1 and 2 एंड ऐड, ऐसा कर लेते हैं। कितना आएगा बेटे, स्क्वायर कर लो पहले, वहां आ जाएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, उसका समेशन कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां से आप यू स्क्वायर भी कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लिया यू स्क्वायर, कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है वी स्क्वायर। नाउ ये जो इक्वेशन निकल के आई है, जिसको मैं अभी, इसको मैं ऐसा करता हूं, इसको 3 कह देता हूं, इसको मैं 3 कह देता हूं और इसको मैं 4 कह देता हूं। इक्वेशन नंबर 4 में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, एक्सेप्ट v, और v हमें फाइंड करना था। इस तरीके से u और थीटा अगर अवेलेबल हो तो हम v भी निकाल सकते हैं और जो एंगल था उसका वो भी निकाल सकते हैं, अल्फा भी निकाल सकते हैं। फाइन, ये था हमारा क्वेश्चन ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक एग्जांपल, जिसमें ये बात समझने की कोशिश की गई कि दो वेरिएबल अल्फा और v कैसे सॉल्व होते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं इसी से रिलेटेड एक दूसरे एग्जांपल पे। ठीक है, वो दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरीके से लेते हैं। लेट मी चेंज द पेज फर्स्ट। या नाउ एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 के बारे में बात करें हम। एग्जांपल 2 में क्या है, एग्जांपल 2 में है, एग्जांपल 2 में कैसे है कि कोई एक सरफेस है, हार्ड बाउंड सरफेस है, आप इसे स्टील प्लेट ले लें या कोई नॉर्मल ग्राउंड भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक कोई ऑब्जेक्ट यहां से कैपिटल एच हाइट से इसको रिलीज कर दी गई, इसका मतलब यू इज इक्वल टू 0 हो गया। फाइन, ये ऑब्जेक्ट यहां से गिरता हुआ, यहां से गिरता हुआ, यहां से गिरता हुआ इस पॉइंट को हिट किया, उस पॉइंट का नाम ए है। ठीक, ए पॉइंट पे जो हिट किया उसके बाद यहां से ये रिबाउंड करेगा, तो जो रिबाउंड करेगा, ठीक है, रिबाउंडिंग वेलोसिटी को मैंने मान ली कि ये v डैश है। ठीक, और टकराया कितने से था, v से, v से टकराया, ठीक है बेटे, और रिबाउंड कितने से किया, v डैश से। हम v डैश और v को लिंक करना चाहेंगे, हम ये भी लिंक करना चाहेंगे कि सेकेंड टाइम जो बॉल बाउंस हुई, प्लीज ध्यान से देखना जरा, सेकेंड टाइम जो एक बार टकराया और टकरा के जो उठा, इस बार जो हाइट गेन हुआ, ठीक है, वो अगर h1 है तो h1 और h आपस में कैसे इंटरलिंक है, हमें ये देखना है। तो पहले हम बात करते हैं ये जो जर्नी है टॉप टू बॉटम वाली, ठीक है, उसमें कैसे हैंडल होगा। पहले निकालूंगा v, ठीक है बेटे। चलो, तो अगर मैं उस वाले पॉइंट का नाम जो सबसे ऊपर है उसका नाम अगर o दे दूं, टॉप पॉइंट का नाम अगर o दे दूं, स्पैन OA, स्पैन OA का मतलब हो गया मैं
और मतलब ये जो जर्नी है वो डिफाइन हो रही है ओ और ए के बीच में। स्पैन ओ ए में मैंने इक्वेशन यूज कर ली और हमने राइट साइन कन्वेंशन क्या यूज किया मैंने, ऑल डाउनवर्ड वेक्टर इज नेगेटिव, ऑल अपवर्ड वेक्टर इज पॉजिटिव। तो v को भी यहाँ पे माइनस v का स्क्वायर कर देते हैं। इवेंचुअली क्या दिखाई पड़ेगा बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यानी कि जो ऑब्जेक्ट था, जो बॉल था, वो जमीन को टकराया होगा, ए पॉइंट को हिट किया होगा कितने से, अंडर रूट 2gh से। अब जो बॉल वहां से उठ खड़ी हुई है, कहां से, ए से जो उठ खड़ी हुई है, वो बी तक गया। अब मैं अपनी डिस्कशन को लिमिट करूंगा ए और बी के बीच में। ठीक है, यहां लाइन डाल देता हूं, स्पैन ए बी के बीच में। इस बार जो इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं वो यही वाली है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कहां पर, पॉइंट बी पर। और यू स्क्वायर ए बी स्पैन का, ए बी स्पैन का इनिशियल वेलोसिटी कौन सा है, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, वी डैश, तो वी डैश का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 माइनस ऑफ जी और h1। इतना आ गया बेटे। ठीक है, अब क्या करें, ये निकल के आ गया हमारा v डैश यानी v प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2gh1। यानी कि v प्राइम कितना आ गया, अंडर रूट 2gh1। नाउ लेट अस एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ e। e का डेफिनेशन क्या है, रेशियो है ना, आफ्टर बाय बिफोर है, आफ्टर है v डैश और बिफोर है v। कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2gh1 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2gh। ये निकल के आई है। नाउ ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, h1 डिवाइड बाय h। ठीक, यहां से आ गया h1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर h। ये जो हमारे सामने जो हाइट h1 और h जो आपस में इंटरलिंक हुई है, ठीक है, वो निकल के आया फाइनली h1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर h। अच्छा, अब जरा डायग्राम पे देखते हैं जा करके। ठीक है, क्या बॉल जो ऊपर गई है पॉइंट बी पर वो वहीं रहेगा या फिर वहां से भी गिरेगा, वहां से गिरेगा। अब वहां से गिरेगा, दोबारा जमीन को हिट करेगा, फिर उठ खड़ा होगा, उठ खड़ा होगा। तो इस बार हमने माना कि न्यू हाइट गेन्ड बाय द बॉल और द बॉडी इज h2। अब h2 और h1 को आपस में इंटरलिंक करना है। ठीक है, तो वैसे तो ये ट्रेंड ही काफी है इस बात को समझने के लिए कि h2 और h1 में क्या रिलेशन होगा। एक मिनट, इसको जरा देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एच न्यू, बिल्कुल लिखा हुआ है एच न्यू। और ये क्या लिखा हुआ है, एच ओल्ड। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं H2 और H1 को भी आराम से इंटरलिंक कर दूंगा। बताओ, बिना सॉल्व किए H2 और H1 में क्या रिलेशन होगा बेटे, अब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एच न्यू। एच न्यू कौन सी होगी अब, H2, दैट इज ई स्क्वायर एच ओल्ड। एच ओल्ड तो H1 था, लेकिन H1 क्या था, H1 क्या था, ई स्क्वायर एच था। तो ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर एच, ये कितना आ गया, E4H। सेकेंड बाउंस में ये इस तरीके से इतनी हाइट तक जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम थर्ड बाउंस का, फोर्थ बाउंस का, फिफ्थ बाउंस का भी निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली फर्स्ट बाउंस में कितना आया था, ई स्क्वायर एच, सेकेंड बाउंस में कितना आया है, E4H, थर्ड वाले में कितना आएगा, E6H। तो अगर मैं nth बाउंस के बारे में बात करूं, nth बाउंस के बारे में, HN, ये कितना आ जाएगा बेटे, e टू द पावर 2n टाइम्स h। फॉर एग्जाम्पल इसको टेस्ट करना, अगर पुट n इज इक्वल टू 1 उस जगह फर्स्ट बाउंस के लिए आ जाएगा ई स्क्वायर एच। फॉर n इज इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा, ई टू द पावर 4h आ जाएगा। ठीक, ऐसे थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, किसी का भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसको लिंक कर देते हैं वेलोसिटी वाले को भी। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आया था, v डैश इज इक्वल टू ev, ये दिख रहा है आपको, v डैश इक्वल टू ev दिख रहा है। ठीक है, अगर यहां से हम देखें तो जो v डैश का वैल्यू आया था, यानी टकराने के बाद का वेलोसिटी v डैश इज इक्वल टू e टाइम्स पुराना वेलोसिटी। इसको भी एक ट्रेंड पे लेके चलते हैं, ट्रेंड पर। ये क्या है, v न्यू
इज इक्वल टू ये क्या है, वी ओल्ड। ठीक है, ये तो था फर्स्ट बाउंस में। सेकंड बाउंस में क्या होगा, यहां लिख देता हूं मैं फर्स्ट बाउंस। बता बेटे फिर सेकंड बाउंस में क्या होगा। सेकंड बाउंस में वी डबल प्राइम इज इक्वल टू ई सिंगल प्राइम, बट सिंगल प्राइम का वैल्यू कितना था, ई वी। ठीक है, तो वी डबल प्राइम कितना हो जाएगा, वी डबल प्राइम ई स्क्वायर वी। आपको ट्रेंड खुद समझ में आ रही होगी कि इसके अंदर थर्ड में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा, सिक्स और फिफ्थ में क्या आएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया फर्स्ट बाउंस का जो है वी प्राइम इज इक्वल टू ई वी है, सेकंड बाउंस में कितना आया, वी डबल प्राइम इज इक्वल टू ई स्क्वायर वी। तो थर्ड वाले में तो एनथ वाले में कितना आएगा, एनथ वाले में वी एन कितना आ जाएगा बताओ, ई टू द पावर। देखो फर्स्ट बाउंस में ई का पावर कितना है, कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब एक पावर है ना। ठीक है, सेकंड में कितना बेटे, टू पावर है, थर्ड में कितना आएगा, थ्री पावर आएगा, इसलिए एन में कितना आएगा, ए टू द पावर एन आएगा। फाइन, ये है जनरल सॉल्यूशन आफ्टर nth बाउंस, किसका, वेलोसिटी का। तो इसको इस डिस्कशन में दो फॉर्मूले सामने आए। ठीक है, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, एक तो हाइट nth बाउंस के बाद कितनी होगी, और एक कौन सी वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी मिल चुकी है तो फिर काइनेटिक एनर्जी का भी निकाल सकते हैं, एच मिल गया तो पोटेंशियल एनर्जी का भी हम लोग निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। राइट। ठीक है, तो ये वाला जो जो चीज है इसका जरा खास ख्याल रखना है। ये मेडिकल एंट्रेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते रहते हैं। ठीक है, एनथ बाउंस के बाद हाइट कितनी होगी या वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, यहीं से ऐसा निकाल लेते हैं। यहाँ देखो, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एनथ बाउंस कैसे निकलेगा। सपोज करो यही रिक्वायरमेंट है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एनथ बाउंस। इसका मतलब क्या है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, हाफ वी एन, हाफ एम वी एन का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं, यहाँ रख देते हैं हाफ एम। वी एन कितना है बेटे, देखो वी एन कितना है, ई टू द पावर कितनी है, एन। वी एन का वैल्यू पुट कर दो ना यहाँ से, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ई टू द पावर एन और वी का स्क्वायर। ये कितना आ गया बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर ई टू द पावर टू एन, यानी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एन बाउंस ये निकल के आ गई। ठीक, नाउ ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी भी। ठीक है, इसी इक्वेशन में, एच एन वाली इक्वेशन में दोनों साइड आप खाली मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एम जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात, मतलब कुछ नहीं करना, जब मेरे पास हाइट का फॉर्मूला है और मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला निकालना है, निकल आएगा। कैसे निकल के आएगा, मल्टीप्लाइड बाई एम जी ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, लो उसको भी कर देता हूं, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर nth बाउंस। ठीक है, इसका मतलब हुआ एम जी एच एन, इसकी वैल्यू निकालनी है, और एच एन कितनी है, अभी निकाला था हमने ऊपर। ठीक है, देखो कितना है, ई टू द पावर टू एन टाइम्स एच, यहाँ लिख दूंगा ई टू द पावर टू एन, ई टू द पावर टू एन टाइम्स एच। ठीक है, ये आ गया, ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी यही था, टाइम्स टू एन, दैट इज ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी टाइम्स ई टू द पावर टू एन। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड दिस, ये मतलब जब एक बार आइडिया मिल गया वेलोसिटी का और किसका, हाइट का, हम निकाल सकते हैं आराम से, कुछ भी निकाल सकते हैं। फाइन। ठीक है, अब आफ्टर द आइडिया ऑफ ई बात करते हैं अब, जो
इसी इसी एग्जाम्पल में ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ उस एग्जाम्पल को। जो ओरिजिनल हाइट थी ना, जो ओरिजिनल हाइट थी वो कितनी थी बेटे? वो थी h, है ना। चलो मुझे ये निकालना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, बिफोर द बॉडी और द बॉल स्टॉप्स। हमें ये फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। पहली बार में तो h हाइट से गिर जाएगा बेटा, दूसरी बार में जंप करेगा h1 तक, और जब जंप करेगा h1 तक तो फिर गिरेगा भी वहीं से, तो फिर अगली बार कितना होगा? h2, फिर h2। तो इस तरीके से कई सारे बाउंस के बाद, ठीक है, कई सारे बाउंस के बाद ये मान लो h1 है, फिर बाद में कितना हो गया? h2 हो गया। तो अगर टोटल डिस्टेंस को मैं अगर s कह दूं, s, तो कितना होना चाहिए? h प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3। लेकिन ऐसा सम कितनी बार करना होगा? इनफाइनाइट बार। लाइफ मतलब ये तो, ये समझो कि चलता ही रहेगा। बाद में हाइट का वैल्यू इतना कम हो जाएगा बच्चे, इतना कम हो जाएगा कि बॉल बाउंस कर रही है कि नहीं कर रही है इसका पता नहीं चलेगा। मतलब हमारी आंखों को ऐसा लगेगा कि द बॉल हैज कम टू रेस्ट, बट द बॉल इज स्टिल बाउंसिंग with so less amplitude that we are not able to detect it very clearly, right? ठीक है, अब मैं इस s के फॉर्मूले को सबको ऐड कर देता हूं, अपने आप निकल के आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? s इज इक्वल टू, पहला वैल्यू तो h है, 2 टाइम्स कितना आएगा? he²। फिर कितना आएगा? 2 टाइम्स he4। फिर कितना आएगा? 2 टाइम्स he6। और इसको ऐड करना है कितनी बार? इनफाइनाइट बार इसको ऐड करनी है। फाइन। अब इसको, इस सीरीज को अगर ध्यान से देखें हम लोग, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को अगर छोड़ दें, फर्स्ट टर्म को छोड़ दें, फर्स्ट टर्म कौन सी है? h, उसको अगर छोड़ दें तो बाकी का जो टर्म बचता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। यानी इस ग्रीन ब्रैकेट में, ग्रीन ब्रैकेट में जो टर्म है सब, वो सब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। फर्स्ट वाले को छोड़ देता हूं, तो ऐसा करते हैं फर्स्ट वाले को लास्ट में ऐड कर लेंगे, ऐसा ही ऐड कर लेंगे। कितना आ जाएगा? ये लो, h कितना कॉमन रेशियो चेक कर लो ना, ये टर्म बाय ये टर्म विच इज सेम एज दैट ऑफ ये टर्म बाय ये टर्म। तो कितना आ गया? इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है? फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इज e²। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं बेटे। देखो इसमें से h कॉमन निकल जाएगा बेटा, तो 1 प्लस 2e², 1 माइनस e²। थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस e² प्लस 2e² होल डिवाइड बाई 1 माइनस e²। ठीक है, ये लीजिए निकल के आ गया पूरा वैल्यू। टोटल डिस्टेंस बिफोर इट कम्स टू रेस्ट इज गिवन बाई s इज इक्वल टू h 1 प्लस e² डिवाइड बाई 1 माइनस e²। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट ये क्या चीज निकल के आया? ये जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया है? ये निकल के आया है डिस्टेंस। और फाइनली जब रुक जाएगी इनफाइनाइट बाउंस के बाद, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट वो ये टर्म है, ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना है। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना है? ठीक है, जो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं यहां से, क्योंकि अपने सामने एक्सप्रेशन है सब कुछ, तो निकल के आ जाएगा। लीजिए कितना आ गया? डिस्टेंस डिवाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो गया? एच, एस बाई एच का वैल्यू चाहिए ना, तो 1 प्लस e² डिवाइड बाई 1 माइनस e²। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाई डिस्टेंस इज हाउ मच? 1 प्लस e² डिवाइड बाई 1 माइनस e²। तो ये कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं, ठीक है, उसी टर्म के जिसका नाम था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, राइट? अंडरस्टूड? नाउ ये इस टर्म के बाद हम लोग इसमें टाइम भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, टाइम भी निकाल सकते हैं कि पहली बार जब गिरा होगा तो टाइम टी लगा होगा, फिर जब उठा होगा तो T1 टाइम लगा होगा, फिर जो फॉल किया होगा वहां से तो भी टाइम T1 लगा होगा। ठीक है, तो इसको रख करके हम लोग इसको ऐड भी कर सकते हैं। टोटल टाइम टेकन, टोटल टेकन कब? बिफोर इट स्टॉप्स, बिफोर इट स्टॉप्स। टी चाहिए तो पहला होगा टी, फिर 2T1, फिर 2T2, फिर 2T3 एंड सो ऑन। राइट, इसको हम लोग लिख करके ऐड भी कर सकते हैं। टी कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा कितना? स्मॉल टी वाला √2h/g। 2T1 कितना होगा बेटे? 2h1/g। T2 कितना हो जाएगा? 2h2/g। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे अपने पास H1 है, H1 कितनी है? He²। H2 कितनी है? He4। इस तरीके से यहाँ पे रखा के टर्म को सबको ऐड भी कर सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल टाइम। राइट, ये था हमारा practical application of the term which is called as what? Coefficient of restitution। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम अगले पेज पर कोई और कॉन्सेप्ट लेकर के। कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, थोड़ी चर्चा मैं उसके बारे में भी करना चाहूंगा। कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये क्या होता है? ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है ना और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये बेसिकली वर्क डन से इंटरलिंक है। वो सारे फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं जिसका वर्क डन राउंड ट्रिप में अगर निकालें तो 0 आता है। राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ? आप बॉडी को पहले डिस्प्लेस कराइए, कहां से कहां डिस्प्लेस कराइए? प्लेस ए से प्लेस बी, अब फिर उसे वापस ले आइए कहां? जहां से आपने शुरू किया था। अगर दोनों प्रोसेस का वर्क डन निकाल करके दोनों को ऐड करें, फाइन, और ऐड करने के बाद अगर वो सम 0 आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूं। सपोज करो ये कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है। इस m मास के ब्लॉक को मैंने मिनिमम फोर्स लगा करके, ध्यान देना जरा, मिनिमम फोर्स लगा करके इसको उठाया यहां से। अच्छा, मिनिमम फोर्स कितना लगाया होगा? mg लगाया होगा। इतना फोर्स लगा करके इसको मैंने एलिवेट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे एलिवेट कर दिया। कितना एलिवेट कर दिया जी? h, कैपिटल H है, इसको एलिवेट कर दिया। फाइन, लोकेशन का नाम भी डाल देता हूं, A और B। अब ये बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन गोइंग A टू B कितना होगा? ये कितना होगा? तो ग्रेविटी तो A से B जाने में किधर लग रही थी? ग्रेविटी जो है किधर लग रही थी? नीचे लग रही थी। तो कितना हो गया? फोर्स का डायरेक्शन था नीचे की तरफ, जो डिस्प्लेसमेंट हो किधर हुई? A से B, यानी कि ऊपर की तरफ। तो F.S, यही है ना डेफिनेशन, F.S कितना आ गया? F और S के बीच में बनने वाला एंगल कितना है? 180, जिसका कॉस कितना होता है? -1। आंसर कितना आ गया? -mgh। ठीक, अब हम वापस B से A, वहां B पे मैं छोड़ भी दूं अगर, ठीक है, छोड़ दिया मैंने वहां पे। अब फिर निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटी, मेरा वर्क डन नहीं, एजेंट का नहीं, फील्ड का वर्क डन। वर्क डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग
फ्रॉम बी टू ए। बी से ए आने में जो mg का डायरेक्शन है वो भी नीचे की तरफ है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे की तरफ है। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, प्लस mgh। इस बार हुआ, somehow screen sharing has stopped, let me check it first। या इट केम। अब ये वाला जो जो टर्म होगा, अच्छा इसमें कुछ कुछ चीजें पीछे रह गई, उसको मैं दिखा देता हूँ फिर से। ग्रेविटी में जाने में जो वर्क डन आया था वो आया था हमारा क्या, पॉजिटिव। कैसे आया था पॉजिटिव, ये था h और यहाँ था mg, है ना बेटे। अब इसको हम लोग जो वर्क डन निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, प्लस mgh। तो मैंने जब वर्क डन निकाला, मैंने दो बार निकाला है, एक बार निकाला है ए से बी जाने में, फिर निकाला बी से ए जाने में, राइट। ए से बी जाने में और बी से ए जाने में। तो क्या होगा, अगर मैं राउंड ट्रिप में निकालूं, राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ, इधर देखो, ए से बी से ए कितना होगा, माइनस ऑफ mgh प्लस ऑफ mgh, दैट इज कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जिस फोर्स का वर्क डन निकाला है, ठीक है, वो फोर्स कंजर्वेटिव है। इसीलिए कहते हैं कि जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी कि mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये निकल के आ गया 0। राउंड ट्रिप में 0 आना चाहिए। राउंड ट्रिप में अगर 0 अगर आ गया वर्क डन, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बोलो, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या समझने को, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए यहां देखो, यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज वाई mg जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अच्छा अब यहां देखो जरा, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक ग्राउंड पे है। इस ब्लॉक को, ये सरफेस रफ है, ये सरफेस रफ है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इस ब्लॉक को हमने वन टाइम वेलोसिटी दी v, और ये इस सरफेस के ऊपर रगड़ खाता हुआ फाइनली यहां आकर के ये रुक गया। यानी प्लेस ए से प्लेस बी पे जाकर रुक गया। इस बीच जो डिस्टेंस कवर हुई उसको भी मैं नोटिस में ले लेता हूं अपने, सपोज दिस इज एस। ठीक, अब मैं निकालूंगा वर्क डन, एक बार ए से बी जाने में, दूसरी बार बी से जाने में, कौन से फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स का। ठीक है, सो वर्क डन, वर्क डन कहां से कहां जाने में, कहां से कहां जाने में, ए से बी जाने में, ए से बी जाने में, कौन से फोर्स का, वर्क डन बाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, हमें यही जानना है कि ए से बी जाने में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा। ठीक, अब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देख करके वर्क डन लिख पाएंगे। ये लो, ए से बी जाने में, ठीक है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो होगा कुछ इस तरीके से, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है बच्चे, तो हमें वर्क डन मिल जाएगी W1। W1 क्यों, मैं देता हूँ W A से B कितना आ जाएगा, F S, और आ जाएगा cos 180। cos 180 क्यों, क्योंकि F और S के बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री। ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस FS। ओके फाइन, अब मैं क्या करूं, अब मैं वापस B से उस ऑब्जेक्ट को दोबारा दूंगा वेलोसिटी, ठीक है, उतनी वेलोसिटी दूंगा मैं। ठीक है, अब निकालूंगा वर्क डन B से A का। फाइन, वर्क डन B से A का। इस प्रोसेस में जो वर्क डन निकल के आएगा, उससे पहले जरा देख लें
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, जबकि एस इधर होगा। फाइन। तो ऐसे में वर्क डन कितना होगा बेटा, वर्क डन B2A कितना हो गया, अगेन FS cos 180, ये कितना आ गया -FS। अब निकालना है टोटल वर्क डन, ठीक है, दोनों को ऐड कर लें, वर्क डन A टू ए, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो -FS और +-FS, या गया -2FS, क्लियरली विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जिस फोर्स का वर्क डन निकाला है वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है, मतलब सिंस इट इज नॉन जीरो, since non-zero, therefore frictional force is, बताओ, नॉन कंजर्वेटिव। तो हमें जिस किसी फोर्स के बारे में भी पता करना हो, ठीक है, कि ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें यही करना चाहिए कि आप उसको एक बार डिस्प्लेस करिए, कहां से कहां, किसी प्लेस से कहीं कहीं तक उसको ले जाएं आप, और ले जा करके क्या करेंगे, फिर उसको वापस ले आया, वापस ले आने के बाद अगर वर्क डन का अमाउंट कितना आ जाए 0, ठीक है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव। और या फिर नॉन जीरो आ जाए तो, अच्छा नॉन जीरो आने का मतलब ये नहीं कि हमेशा नेगेटिव भी आ जाए, ठीक है, कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, हमारा नॉन जीरो के आना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, नॉन कंजर्वेटिव। तो ये था आइडिया कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, राइट। अब मैं आपको लिंक कर देता हूं कंजर्वेटिव फोर्स को इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी के साथ, ठीक है। रिलेशन बिटवीन यहां लिख देता हूं छोटा सा मैं, कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। राइट, ये देखो क्या होता है, ये होता है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du/dx। ध्यान रहे ये फॉर्मूला केवल और केवल यहाँ जो F है ना वो कंजर्वेटिव फोर्स ही होनी चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ठीक है, ये रिलेशन होल्ड नहीं करता है। एक बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन नोटिस में आ जाए तो अच्छा है, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी केवल उसी चैप्टर में क्यों होता है जिस चैप्टर में फोर्सेस कंजर्वेटिव लगते हैं, उसके पीछे भी कारण यही दिख रहा है। जैसे आपने कहा, आपने कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, आप वहां पे देखेंगे वहां पे फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होती है। तो सो द क्लियर रिलेशन इज कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू du बाई माइनस ऑफ du/dx। अब यहां देखो ये जो टर्म है du/dx, ध्यान से जरा, ये जो टर्म है du/dx, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। फाइन। इसका मतलब ये हो गया कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। यही तो मतलब हुआ इस बात का, ठीक है। तो मैं इस बात को भी यहां पे नोटिस में ला देता हूं कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल, इसको लिखता हूं मैं PEG, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज कंजर्वेटिव फोर्स। बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा, अब फोर्स तो वेक्टर है, फोर्स तो वेक्टर है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें इस रिलेशन को,
एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स को। तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज ऑल्सो अ वेक्टर। कारण ये इक्वेटेड है किससे न्यूमेरिकली, फोर्स से, तो फोर्स तो वेक्टर है। तो कैन वी से दैट पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज स्केलर? नो। इफ एन इक्वेशन इज लाइक ए इज इक्वल टू माइनस बी, वेक्टर के फॉर्म में अगर है, इसका मतलब ए और बी आपस में डायरेक्शन वाइज उल्टा है, लेकिन है तो दोनों वेक्टर। हमें क्या बोलना पड़ेगा बेटा यहाँ पे, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स एक वेक्टर है, राइट, एक वेक्टर है। इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? द वेक्टर du by dx, du by dx is anti-parallel to conservative force। ठीक, इससे क्या मतलब निकलता है, इससे क्या मतलब निकलता है, इस लाइन से एक्चुअली क्या मतलब निकला? सिर्फ ये चला पता क्या कि वो दोनों आपस में उल्टा होते हैं, वो तो पता चला ही, ठीक है। और क्या पता चला? और पता ये चला कि फोर्स के डायरेक्शन में, ध्यान देना जरा, फोर्स के डायरेक्शन में जो एनर्जी है, जैसे इसको समझो ऐसे पहले, तब ज्यादा बात समझ में आएगी। ये दो लोकेशन है, पी और क्यू, ठीक है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो पी पे ज्यादा है, क्यू पे कम है। अच्छा, फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम लगेगी, ग्रेविटेशन वाली इधर लगेगी, हम लोग कह सकते हैं ना, फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स डायरेक्शन में एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है। यही वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ, अच्छा फोर्स, ये फोर्स कौन सी फोर्स है? वही कंजर्वेटिव वाली फोर्स है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज, डिक्रीजेस, ठीक है। ये इतनी इंफॉर्मेशन थी किसके हिसाब से, ये जो रिलेशन है इसके हिसाब से, फाइन। अब इसी से हम लोग इक्विलिब्रियम भी डिस्कस कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो जो है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर एफ का वैल्यू 0 होना चाहिए, नेट फोर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस ऑफ डी यू बाई डी का वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि यू को डिफरेंशिएट करके एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में या जेड के रिस्पेक्ट में अगर आप 0 पुट कर दें तो लोकेशन भी आपको मिलने शुरू हो जाती है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कि आप एफ यू के फंक्शन को, जो अगर एक्स के ऊपर आपने अगर डिपेंडेंसी रखता हो, ठीक है, अगर वहां रख दिया ऐसा कि डी यू बाई डी एक्स को आपने निकाल करके आपने अगर 0 पुट कर दी, तो जो सॉल्यूशन आएगा एक्स का वो इक्विलिब्रियम के लोकेशन बता के जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसको ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, इधर देखिए, लेट u इज इक्वल टू a डिवाइड बाय x का पावर 4 माइनस b डिवाइड बाय x का पावर 9, where a and b are constants, ठीक है। अब कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो पहले क्या करें, पहले हम निकालें डी यू बाई डी एक्स, ठीक। कितना आएगा बेटा, ये तो कांस्टेंट था ना, इसको ऐसा लिख लो, a x का पावर -4 और b x का पावर -9, ठीक है। थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा, -4 x का पावर -5
यहाँ है b, यहाँ आया -9 और यहाँ कितना आ गया बेटा x का पावर -10। ठीक है, यानी कितना निकल के आ गया, -4a डिवाइड बाई x का पावर 5 प्लस 9b डिवाइड बाई x का पावर 10। ठीक है, और मुझे इसको 0 पुट कर देना है। क्यों पुट करना है? क्योंकि यही f है, यही f है और मुझे f को 0 पुट करनी है। तो कितना हो जाएगा बेटे? तो ये हो जाएगा कितना, कुछ इस तरीके से देखें इसको, तो कितना आ जाएगा, 4a डिवाइड बाई x का पावर 5 इज इक्वल टू 9b x का पावर 10। ठीक है, 4a इज इक्वल टू 9b x का पावर 5, x का पावर 5 इज इक्वल टू 9b डिवाइड बाई 4a, दैट इज x इज द फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट ऑफ 9b बाई 4a, ऐसा सॉल्व हो जाता है ये। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लोकेशन निकालने के लिए आप डी बाई डी एक्स को 0 पुट कर देंगे तो निकल के आ जाएगा अपने आप, राइट। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, पहले तो ये जानकारी हमें पहले से है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो स्ट्रिक्टली 2 एनर्जी का समेशन होता है। कौन कौन सा? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। और मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन वही होती है, ठीक है, जहां पर टाइप ऑफ फोर्स इन्वॉल्व इज कंजर्वेटिव। ठीक है, ये सिर्फ इतना इतना बताता है कि अगर मैं कोई एक लोकेशन यहां ले ली, मैंने इसको ए से फेंका है किसी एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है बेटा, यू से फेंका है, ये रास्ते में कोई पॉइंट है बी, ठीक, यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो है यू डैश, यहाँ पे फाइनली पहुंच करके सी पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ए और बी के बीच का जो लोकेशन है वो एच है, और ए और सी के बीच का लोकेशन जो है ना वो कैपिटल एच है, राइट। तो मैकेनिकल एनर्जी तो सिर्फ इतना ही कहती है कि के एट ए प्लस पी एट ए इज इक्वल टू के एट बी प्लस पी एट बी, दैट इज इक्वल टू के एट सी प्लस के एट, इसी को कहते हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, दिस इज इक्वल टू कितना बेटे, हर लोकेशन पे सेम होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना, बी, और ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। ठीक है, ध्यान रहे कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हर जगह नहीं लगती, जहां पे सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं वहां मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। ठीक है, अब मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल देके बताता हूं। ठीक है, जैसे मुझसे कहा जाए कि सपोज स्विंगिंग केसेस लेते हैं, पेंडुलम वाला केसेस। ठीक, ये ऐसे का स्विंग हो रही हो, लोकेशन का नाम है एबीसी, यहां वो रख लेते हैं, है ना, ये एल है, इधर गया थीटा तक। तो स्विंगिंग के ड्यूरिंग काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए must be equal to kinetic energy at B plus potential energy at B, which is also equal to kinetic energy at C plus potential energy at C। ठीक है, ऐसा कर करके हम लोग कुछ वेरिएबल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इसको रेफरेंस मान लिया, रेफरेंस का मतलब हो गया डाटम, डाटम का मतलब हो गया जीरो पोटेंशियल एनर्जी लोकेशन। ठीक है, यही डाटम है, डाटम का मतलब होता है बेटा रेफरेंस पॉइंट, जहां पे हम
जीरो पोटेंशियल एनर्जी काउंट करेंगे। ये रेफरेंस हो गई, ठीक है। तो ए का हाइट इतना है, एच, ठीक। एच निकाल भी सकते हैं ये ट्रायंगल लेकर के, ठीक है। इसमें कॉस निकाल करके एच कितना आ जाता है, एल 1 माइनस कॉस थीटा। फाइन। तो अब जरा देखो, कंजर्व करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एट ए को मैं इक्वेट करना चाहता हूं मैकेनिकल एनर्जी एट बी से। चलो करो, कितना आएगा। काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना है, वो वहां से बॉडी स्टार्ट किया था चलना, इसलिए कितना लिखा मैंने, 0 प्लस हाफ एम, हाफ, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे कितनी हो जाएगी, वहां पे होगा पोटेंशियल एनर्जी कितना, एम जी एच, में एच ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू। अब जब बॉडी बी पे आ जाएगा तो वहां पे डेटम से उसकी जो हाइट है वो कुछ नहीं बचेगी, तो उसका पोटेंशियल एटम कितना हो जाएगा, 0। और काइनेटिक कितनी हो जाएगी, हाफ एम वेलोसिटी एट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ओनली दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। हम लोग उसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान ये रखना होता है कि लगाते समय ये बात हम जरूर केयर कर लें कि सिस्टम में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। अंडरस्टूड, फाइन। अगर हम लोग बात करें अब मैकेनिकल एनर्जी को, जो जो हमने कंजर्व किया उसके लिए कंडीशन देख ली हम लोगों ने। अगर सिस्टम में कोई और भी फोर्सेस लग रहे हों जो बिलोंग करते हों नॉन कंजर्वेटिव को, ठीक है, तब कैसे करना होता है, तो उसका क्या नाम होता है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। ये क्या है, ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ये ऑल से क्या क्या मतलब है, अभी लिखता हूं मैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का समेशन दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी का फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल वैल्यू, राइट। ये जो ऑल फोर्सेस है इसके ऊपर मैं लगा रहा हूं स्टार, और इस स्टार का मतलब क्या क्या होगा, ऑल फोर्सेस का मतलब, लुक एट हियर, मैं लिस्ट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। ऑल फोर्सेस से मेरा मतलब है यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, रियल फोर्सेस, सूडो फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हो सकता है कि मैंने कुछ फोर्सेस छोड़ दी हूं, इसलिए मैं एक हेडिंग और डाल देता हूं, प्लस अदर्स, प्लस अदर्स। ये सारे फोर्सेस का वर्कडन को निकाल कर करके अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दिया जाए, ठीक है, तो हमें जो कोई एक वेरिएबल होगा वो यहां से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है ना, ठीक है, कोई एक ही चीज यहां से निकाल पाएंगे। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन दिखाता हूं, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना होता है। ये देखो, मैं इसको ग्रेविटी वाला केस लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, कोई एक केस लिया मैंने, यहां से एक छोटा कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऊपर उछाला, स्पीड इसकी यू है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच गया, फाइन, पहुंच गया, इसने हाइट गेन की एच। अगर मैं ये कहूं
कि रास्ते में एक कांस्टेंट फोर्स लगता रहा, ड्रैग फोर्स लगता रहा, ठीक है, ए से लेकर के बी तक एक कांस्टेंट फोर्स लगता रहा, एयर ड्रैग, ठीक। तो मुझसे कहा जा रहा है एयर ड्रैग का वक्र निकालो, एयर ड्रैग का वक्र निकालो, ठीक। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, उसी को एयर ड्रैग भी कह दे, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब ये बॉल ए से बी ट्रांजिट में थी तो मैं तो लिस्ट बना लूंगा इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स काम कर रही थी। एक फोर्स काम कर रही थी mg, बॉल का मोशन था ऊपर की तरफ, इसलिए एक फोर्स और काम कर रही थी बॉल के ऊपर, वो कौन था, एयर रेजिस्टेंस, एक मैंने लिस्ट आउट कर ली, एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, तो मैं यहां लिख दूंगा वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय ड्रैग, ये दो फोर्सेस हो गए, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी कितनी है, 0, माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी है, mu स्क्वायर। अब mg का वर्क डन कितना होगा, यहां लिख देते हैं mg का वर्क डन, फोर्स अगर नीचे की तरफ लेकिन बॉल के ऊपर की तरफ, इसका वर्क डन हो जाएगा माइनस mgh। और हमने W ड्रैग को ऐसे ही कॉपी कर लिया, कितना आ गया, माइनस ऑफ mu स्क्वायर, ठीक है। अब कितना आ जाएगा बेटा, ये हमें निकालना वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस निकालनी है, कितना आ जाएगा, वर्क डन बाई ड्रैग इज इक्वल टू mgh माइनस mu स्क्वायर। ये जो अमाउंट होगा, ये जो अमाउंट होगा वो निकल के आ जाएगा ड्रैग फोर्स का वर्क डन। अब देखो यहाँ इस डिस्कशन में सबसे अच्छी बात क्या थी, वर्क डन बाय ड्रैग फोर्स निकालने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, ठीक है। ये मैंने इस हेल्प से निकाला कि समेशन ऑफ ऑल वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू कितना बेटे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, ठीक है। और फाइनल पॉइंट का नाम था बी और इनिशियल पॉइंट का नाम था ए, बट पॉइंट बी पर तो जाकर के रुक गई हो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बी को हमने कितना लिख दिया, 0, और यहाँ लिखा हाफ mu स्क्वायर। इस तरीके से हम किसी भी केस में, ठीक है, चाहे कितने भी फोर्स लग रहे हों, सारे फोर्सेस का वर्क डन आप लिखें और क्या लगाएं वहां पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उससे एक कोई ना कोई एक वेरिएबल सॉल्व हो जाएगी। ऑलराइट, उम्मीद है कि आपको आज का क्लास आपको ठीक लगा होगा, ठीक है। आज यहीं तक, बाकी मेरे अगले सेशन में, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।